लास्ट सेशन में हमारे पास एक स्टूडेंट था जिसने साल भर बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, बिल्कुल भी उसने बुक्स ओपन नहीं की थी, बिल्कुल उसको कितना ही कहना पड़ता था लेकिन वो कुछ नहीं पढ़ता था। बट एंड टाइम पे वो मेरे पास आया एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, उसने कहा कि सर अब आप बताओ कुछ ऐसा कि जिससे मैं पास हो जाऊँ। क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में तो पास होना ठीक है कि एक बार आप थ्योरी है आपने पढ़ लिया, एमसीक्यूज देख लिए तो आप पास हो जाओगे। अकाउंट्स में क्या करोगे? अकाउंट्स में कैलकुलेशन से बहुत सारे टॉपिक है, कुछ टॉपिक्स आपको उलझाते हैं, तो आप कहाँ से शुरू करोगे, कहाँ पे ख़त्म करोगे? तो वो जब मेरे पास आया तो मैंने उसको एक प्लान बना के दिया। तो मैंने कहा कि ये कुछ ही दिनों में तुम्हारा पूरा अकाउंट्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ तुम बहुत कुछ सीख भी जाओगे और एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे और तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे और तुम्हारी कंपार्टमेंट भी नहीं आएगी। और वही उसके साथ हुआ, ना तो वो फेल हुआ अकाउंट्स में, ना कंपार्टमेंट आई, वो अच्छे से पास भी हो गया। तो वही प्लान मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप लास्ट तक बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और डे वाइज मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि किस दिन आपको कौन सा टॉपिक उठाना है, कौन सा टॉपिक किस टॉपिक से लिंक होगा और हम 10 दिनों के अंदर कैसे कोर्स कंप्लीट करके अपना कम से कम एफर्ट डाल के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम अचीव कर सकते हैं और कंपार्टमेंट को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास 10 डेज रोड मैप में डे वन को आपको क्या करना है। यानी अगर आप आज से शुरुआत कर रहे हो तो आज, कल से शुरुआत कर रहे हो तो कल। तो डे वन में आपको क्या करना है, पार्टनरशिप उठाना है। पार्टनरशिप में सबसे पहले पार्टनरशिप की जो थ्योरी है उसको कंप्लीट करना है। थ्योरी के अंदर आपको क्या करना है, सारे जो चैप्टर्स है, ऑल चैप्टर्स फ्रॉम पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और यहाँ तक कि डिसोल्यूशन भी, जो ऑल चैप्टर से उन सबके एमसीक्यूज आपको देखने हैं जो बुक के पीछे आपको दे रखे होंगे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में, इंक्लूडिंग असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। तो आपको सबसे फर्स्ट काम आपको ये करना है कि सारे एमसीक्यूज आपको एक बार रीड आउट कर लेने हैं, देख लेना है कि कैसे उनको सोल्व करना है। नंबर टू, आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज। पार्टनरशिप, पूरे पार्टनरशिप चैप्टर्स की जो इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज होती है सारे चैप्टर्स में, उनको आपको भाई नोट डाउन करना है और उनको एक बार रीड आउट करना है। अभी आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या करोगे, जर्नल एंट्रीज को नोट डाउन करोगे और उन्हें रीड आउट करोगे। जर्नल एंट्रीज कहाँ से मिलेगी आपको? सबसे पहले फंडामेंटल्स चैप्टर में मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होता है। नेक्स्ट आपको मिलेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। नंबर 3 पे आपको मिलेगी गुडविल और रिजर्व्स की एंट्री। गुडविल और रिजर्व्स की एंट्री, वैसे रिजर्व्स की जो एंट्री होती है वो हर चैप्टर में सेम होगी, लेकिन गुडविल की एंट्री में थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे एडमिशन में गुडविल की एंट्री कुछ और होगी, अगर आप रिटायरमेंट में जाओगे तो उसमें कुछ और होगी, डेथ में कुछ होगी, चेंज इन पीएसआर में कुछ होगी। तो आपको सारी एंट्रीज नोट डाउन कर लेनी है कि हर एक चैप्टर में गुडविल की क्या एंट्री है और रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या एंट्री, इनको नोट डाउन करना है और रीड आउट करना है। अभी इसका कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। नंबर 3 पे आप क्या करोगे, सारे चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स बनते हैं हमारे पार्टनरशिप में उनको नोट डाउन करना है और उनको भी रीड आउट करना है कि कौन सा आइटम किस तरफ आता है, ताकि ताकि एक बार आपकी नजरों के सामने से निकलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये अकाउंट है, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। नंबर 1 है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नंबर 2 पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 रिवैल्यूएशन अकाउंट, नंबर 4 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगेन। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको फंडामेंटल के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि फंडामेंटल्स वाला जो चैप्टर है उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम बनाते हैं उसमें डेबिट में क्या है, क्रेडिट में क्या है, वो फॉर्मेट आपको बनाना है। लेकिन यहाँ पे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होगा वो चेंज होगा, वो उसमें आइटम्स बदल जाएंगे। जैसे चेंज इन पीएसआर में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, उसमें क्या आइटम्स है, एडमिशन में, डेथ में, रिटायरमेंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट करना है। रिवोल्यूशन मैंने इसलिए अलग लिखा है क्योंकि किसी भी चैप्टर में रिवोल्यूशन सेम ही बनता है, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, डेथ हो, रिटायरमेंट हो, रिवोल्यूशन का अकाउंट सेम रहता है। गुडविल की एंट्रीज चेंज होती है लेकिन रिजर्व्स की एंट्री इन सब में सेम रहती है। इसलिए फर्स्ट है आपको क्या करना है, थ्योरी को कंप्लीट करो पार्टनरशिप की, जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट करो पार्टनरशिप की और सारे अकाउंट्स को आप नोट डाउन कर लो, उन्हें पता कर लो कि कौन से आइटम कहां पर आते हैं। फर्स्ट डे में आपको न्यूमेरिकल का कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये नोट डाउन करना है, उसे एक बार रीड आउट करना है। इसमें कम से कम आपके 3 या 4 घंटे लगेंगे, यही एक शुरुआत आपको करनी है। नेक्स्ट डे आप किस पर आओगे? फर्स्ट डे में हमने पूरा पार्टनरशिप का ओवरव्यू ले लिया, हमने सारे एमसीक्यूज देख लिए, थ्योरीज देख ली, सारी जर्नल एंट्रीज क्या होती है, सारे स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स कैसे बनते हैं, वो सब हमने कंप्लीट कर दिया। अब बारी आ गई है न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने की। तो सेकंड डे पे आप क्या करोगे, जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है पहले आप उनको कवर करोगे। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन कम से कम 4-4, 5-5 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से यहाँ पे आपको सोल्व करने हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कैसे होती है? इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन करने के लिए आपको फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ना पड़ेगा,
कि लोन के क्या प्रोविजन होते हैं और उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। वैसे बिल्कुल बेसिक है, 6-7 क्लास में जो अपन ने पढ़ा है वैसे ही होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है, जैसे प्रोडक्ट मेथड होता है, सिंपल मेथड होता है, तो आप उस दोनों से करोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैलकुलेशन क्या होती है, जैसे वो आपने पढ़ा होगा कि मंथ के बिगिनिंग में, मंथ के मिडल में, मंथ के एंड में कब ड्राइंग कर रहा है, या फिर कोई मंथ मेंशन नहीं है। तो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ पर आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो कि जब कोई मंथ नहीं होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर प्रॉफिट शेयर करने की कैलकुलेशन क्या होगी, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन था जो आपके 2025 में आया था, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और उसके बाद आप करोगे गुडविल के वैल्यूएशन कैसे करोगे। तो गुडविल के वैल्यूएशन में कौन कौन सी कैलकुलेशन होती है, जैसे एवरेज प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन। तो ये कैलकुलेशन बेस्ट है, आपको इसमें कोई जर्नल एंट्री अभी नहीं करनी है, सीधा कैलकुलेशन करो और 4-4 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से उठा लो। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे। आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज लेनी है। जर्नल एंट्री जो इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हमारे पार्टनरशिप में होती है, हम उसको उठाएंगे। सबसे पहले आपको लेना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सारे चैप्टर्स को एक साथ करना है। ऐसा नहीं कि पहले एडमिशन करेंगे, उसका पूरे अकाउंट बनाएंगे फिर आगे चलेंगे, नहीं, आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सारे चैप्टर का एक साथ लेना है। तो चेंज इन पीएसआर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की क्या एंट्री होती है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, है ना। उसी तरह से एडमिशन में क्या एंट्री होती है गुडविल की, उसी तरह से आपको देखना है रिटायरमेंट में क्या एंट्री होती है, रिटायरमेंट और डेथ में। फिर रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की जो एंट्री वो हर चैप्टर में सेम है, यानी कि चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, डेथ और आपका हो गया रिटायरमेंट, सब में सेम एंट्रीज हम करते हैं रिजर्व्स में। अगर इस दिन आपके पास और भी टाइम बचता है तो एक टॉपिक आप उठा सकते हो जो कंपैरेटिवली इजी रहेगा, गारंटी टू पार्टनर। क्योंकि हमने लास्ट यानी डे 1 में हमने P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हमने देख लिया है, तो गारंटी टू पार्टनर अब निकालने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये डे 2 में ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करना है। डे 3 में आपको क्या करना है, डे 3 में आपको क्या करना है, P&L अप्रोप्रिएशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से, जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन आप सीख चुके हो, एंट्री आप सीख चुके हो। अब आपको क्या करना है, वो अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है। उसी के बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ करंट अकाउंट ऑल्सो। अगर करंट अकाउंट मेंशन है तो करंट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। वो बनाने का तरीका सेम ही होता है, जैसे आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल के 2 मेथड होते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स मेथड। तो वो आपको देखना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल। तो P&L अप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल के क्वेश्चन करने, आपको न्यूमेरिकल्स करने इन दोनों के। तो इन दोनों के ऐसा क्वेश्चन पिक करना जिसमें दोनों बनाना हो। तो 2 क्वेश्चन करोगे तो आपको एक क्लियर समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आईओसी आता है, कहाँ पे सैलरी आता है। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम बाहर रखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन को हम P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं लेते हैं, ऑलरेडी माइनस करके रखते हैं। तो वो सब चीजें ट्रीटमेंट आप देखना। इसके बाद आ जाना रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है, बनाने का तरीका, वो सब चैप्टर में सेम ही होता है और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी ऑड रेशियो में ही करते हैं। इस पे जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा ऑड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चन उठाओगे, एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन उठाना, आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाना है, कुछ नहीं करना है। एडमिशन से, डेथ से, रिटायरमेंट से और चेंज इन पीएसआर से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे एडमिशन में। इसके बाद आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगेन। अब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, यानी कि एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनता है, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। बनता ऐसा ही है लेकिन उसके अंदर के जो आइटम्स है वो चेंज हो जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि एडमिशन में एक क्वेश्चन उठा लो जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हो, रिटायरमेंट से एक उठा लो, डेथ से एक उठा लो, चेंज इन पीएसआर से एक उठा लो। फॉर्मेट आप ऑलरेडी देख चुके हो प्रीवियस डे में। तो आप क्या करोगे, अब इजीली क्वेश्चन जल्दी से आप कर पाओगे। तो ये कवर करना पड़ेगा आपको डे नंबर 3 में। नेक्स्ट है डे नंबर 4। डे नंबर 4 में क्या करना है, जो हम डे नंबर 3 तक कर चुके हैं उसी पे हमें आगे बढ़ना है। हमें क्या करना है, डे नंबर 4 में नंबर 1 बैलेंस शीट बनानी, यानी कि आपने जो डे नंबर 3 में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था डिफरेंट चैप्टर्स में, उसी पे आपको देखना बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म कैसे बनती है, यानी एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में। डेथ में ज्यादा क्वेश्चन बैलेंस शीट के आते नहीं और बैलेंस शीट के वैसे क्वेश्चन रेयरली ही आते हैं, लेकिन फिर भी आपको सीखना है कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी डे नंबर 4 में। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा रिवैल्यूएशन होता है तो असेट्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, लाइबिलिटी की वैल्यूज चेंज हो जाती है और वो इफेक्ट हम बैलेंस शीट में देते हैं। तो वो सारे चैप्टर में आपको सेम ही दिखेगा, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो। उसके बाद आपको आ जाना है पास एडजस्टमेंट। ये फंडामेंटल्स का एक टॉपिक है जिसको अपने लास्ट में लिया है क्योंकि थोड़ा सा टफ रहता है। तो पास एडजस्टमेंट में टेबल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको याद आ रहा था, हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें डेबिट क्रेडिट होता है, पार्टनर्स के नाम होते हैं, टेबल में बैलेंस निकालते हैं,
फिर हम सिंगल एंट्री करते हैं, एक सिंगल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आता है, उनको आप पिक करना, वो आपको सोल्व करना है। अगर आपके पास डे नंबर 4 में ये करने के बाद और टाइम बचता है तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप उठा सकते हो कैपिटल एडजस्टमेंट। अगर टाइम बचता है तो देखो, इसको अभी उठाना जरूरी नहीं है क्योंकि एक टफ टॉपिक है और 2-3 मार्क्स के लिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। अगर आपके पास टाइम बचता है और आपको लगता है कि यस मैं और कुछ पढ़ सकता हूँ और कुछ सीख सकता हूँ, तो आपको कैपिटल एडजस्टमेंट उठाना है, जो कि पार्टनर्स कैपिटल में होता है। हर एक चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में अलग अलग तरह से हम करते हैं, ये बाद में उठाना अगर आपके पास टाइम बचता है तो। नेक्स्ट आपको उठाना है डे नंबर 5 पे हम पार्टनरशिप से आगे बढ़ेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर ओपन करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसा हमने पार्टनरशिप में किया था, कंप्लीट जो सेकंड पार्ट है आप उसकी थ्योरी आप एक साथ देख लोगे। इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, एनालिसिस, कैश फ्लो, इनकी थ्योरी आप कैसे देखोगे? जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में एमसीक्यूज है या फिर आप कहीं गूगल सर्च कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इन सारे चैप्टर से देख लो और इनके जो असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो सारे देख लो। उसके बाद क्या करना है आपको, डे नंबर 5 में ही जो हमारे सेकंड पार्ट में जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बनते हैं उन स्टेटमेंट्स को आपको कवर करना है, उनके फॉर्मेट्स को नोट डाउन करना है और याद रखना है कि कौन कौन से आइटम्स उसमें आते हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले बैलेंस शीट ले लोगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ले लोगे कंपनी का, यानी कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में आपको मिलेगा ये बैलेंस शीट कैसे बनानी। अब याद रखना, जब आप बैलेंस शीट देख रहे हो तो नोट्स बनाना मत भूलना, नोट्स कैसे बनते हैं वो भी देख लेना। वैसे सिंपल रहता है, नोट्स बनाने में आपको सिर्फ प्रॉब्लम आती है शेयर कैपिटल का नोट्स कैसे बनता है। शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो उसमें ऑथोराइज कैपिटल, फिर उसके बाद इशूड कैपिटल, देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, उसमें कॉल्स एंड एरियर्स माइनस होता है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देख लेनी है। फिर आपको क्या करना है, कंपेरेटिव कॉमन साइज के फॉर्मेट देखने। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल नहीं करने, सिर्फ फॉर्मेट्स को नोट डाउन करना है, उनको पढ़ना है। कंपेरेटिव कॉमन साइज इसी बैलेंस शीट और एसओपीएल पे बेस्ट होते तो आपको ज्यादा समझने में टाइम नहीं लगेगा। और कैश फ्लो का पूरा स्टेटमेंट कैसे होता है, पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एडजस्टमेंट, तो ये पूरा फॉर्मेट कैसे बनता है वो आपको देखना है, एक बार नोट डाउन करके रखना है। और एक और टॉपिक मैं आपको बोलूंगा इसी के साथ साथ पढ़ने के लिए, वैसे वो थ्योरी में कवर हो जाएगा लेकिन फिर भी हम ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी का चैप्टर है और इसके अंदर से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। तो ये आपको कवर करना है कि कौन कौन सा आइटम्स कौन सी हेडिंग में आता है और कौन सी सब हेडिंग में आता है। अच्छा, ये आधा कवर तो आपके जब फॉर्मेट पढ़ोगे, आप थ्योरी पढ़ोगे वहीं से हो जाएगा, लेकिन कुछ आइटम्स जो आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं होंगे उनको आप बुक से चैप्टर के अंदर से पढ़ लो कि कौन सा आइटम कौन सी हेडिंग में और सब हेडिंग में आता है। तो ये टॉपिक्स आपको करने हैं डे नंबर 5 पे। तो डे 3 की हम शुरुआत करेंगे इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उठाने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उठाने पड़ेंगे। आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स की जो बेसिक जर्नल एंट्रीज है, जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कंपैरेटिवली, उनको आपको प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली सोल्व करना है। जैसे एक होता है अपना लमसम मेथड, जिसमें सिर्फ 2 एंट्रीज होती है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और बैंक वाली एंट्री होती है। फिर उसके बाद अपने पास हो गया जिसमें इंस्टॉलमेंट मेथड है, एप्लीकेशन की एंट्री 2 एंट्रीज यहाँ होगी, 2 एंट्रीज अलॉटमेंट की होती है, 2 एंट्रीज फर्स्ट कॉल की होती है, सेकंड कॉल अगर और होता है तो उसकी 2 एंट्री और हो जाएगी। इसके बाद अपने पास है विद प्रीमियम, यानी इसी क्वेश्चन में अगर प्रीमियम को हम प्लस कर लें, जो ज्यादातर अलॉटमेंट के साथ होती है प्रीमियम, तो प्रीमियम की एंट्री कैसे होगी वो आप देख लेना। फिर इसी के साथ आपको देखना है कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर्स। देखो एप्लीकेशन पे अगर कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स ज्यादातर होता नहीं है, आपका कॉल्स इन एरियर जो है वो अलॉटमेंट से, फर्स्ट कॉल से, सेकंड कॉल से शुरू होता है, और कॉल्स इन एडवांस जो है वो किसी भी कॉल का एडवांस जब पैसा आता है तो उसकी एंट्री आप कैसे करोगे। तो विद प्रैक्टिकल आप 2-3 क्वेश्चन इसके करोगे तो आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा, 1 घंटे में आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, इशू ऑफ डिबेंचर में आओगे। इशू ऑफ डिबेंचर में टॉपिक्स अलग अलग है लेकिन कंपैरेटिवली इजी है। जैसे कोलेटरल सिक्योरिटी की क्या एंट्री होती है, जब आप डिबेंचर को इशू करते हो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तो आपको अगर मैं याद दिला दूं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, वॉटेवर, तो वो एंट्री आपको यहाँ पे देखनी है विद क्वेश्चन। और साथ साथ उसको हम बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं वो भी देख लेना। वो छोटा सा एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट में हम प्रेजेंट करते हैं। फिर डिबेंचर एंड इंटरेस्ट, डिबेंचर की 3 एंट्रीज होती है, एक इंटरेस्ट चार्ज करने की, एक इंटरेस्ट पे करने की, और ईयर एंड पे इंटरेस्ट को राइट ऑफ कैसे करते हैं।
तो ये आप क्या करोगे, डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्रीज देखोगे। फिर इसके बाद है कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो कंसिडरेशन अदर देन कैश जो है वो आपका डिबेंचर में भी है और इशू ऑफ शेयर्स में भी है, लेकिन ज्यादातर चांसेस जो है वो डिबेंचर से आने के है। लेकिन होता क्या है, कंसिडरेशन अदर देन कैश जो है उसमें जो कैलकुलेशन है, एंट्रीज करने का तरीका, वो दोनों चैप्टर में सेम है। तो आप एक जगह कवर करोगे तो दोनों जगह कवर हो जाएगा। फर्क इतना है, डिबेंचर डिस्काउंट पे भी जा सकता है लेकिन शेयर्स डिस्काउंट पे नहीं जाता है, ओनली पार और प्रीमियम पे ही होता है। तो डिबेंचर में तीनों होता है, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो ये टॉपिक यहां से आप कवर करोगे विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। दो दो तीन तीन क्वेश्चन आपको सारे टॉपिक्स के करने हैं, तो 3-4 घंटे में आपके ये टॉपिक्स कवर आराम से हो जाएंगे। डे नंबर 7 में क्या करना है, डे नंबर 7 में हम वापस इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिवेंचर में ही काम करेंगे। उसके अंदर जो टॉपिक्स हमने लास्ट में कंप्लीट नहीं किए उनको अब कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास आ जाता है प्रो राटा, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन जब भी होता है तब हम प्रो राटा बेसिस अप्लाई करते हैं। कुछ हम शेयर्स को रिजेक्ट करते हैं, कुछ को प्रो राटा पर यानी रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलॉटमेंट करते हैं। तो प्रो राटा का कॉन्सेप्ट आपको करना है। इसके अंदर चेंज इतना हो जाएगा एंट्रीज में कि जो एडवांस पैसा आपका एप्लीकेशन पे आया वो सेटलमेंट होगा, उसका अलॉटमेंट पे होगा, ज्यादातर अलॉटमेंट पे ही होता है। और प्रो राटा का जो क्वेश्चन होता है उसमें अगर अपन और आगे बढ़े तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होता है और री इशू ऑफ शेयर्स होता है, यानी कॉल्स एंड एरियर्स के साथ ये जुड़ा हुआ है। जब भी कॉल्स एंड एरियर्स होगा तब फॉरफीचर भी होगा और री इशू भी होगा। तो ये टॉपिक्स आपको डे नंबर 7 में कंप्लीट करने हैं। ये दोनों कंप्लीट करने में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटे आपको लगेंगे। अब ये कंप्लीट सिर्फ जर्नल एंट्रीज से नहीं करना है। एक तो जर्नल एंट्रीज आप बेसिक पहले सीखोगे, लेकिन आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन भी करने हैं, क्योंकि आपके 2024 में सैंपल पेपर में ऐसा ही एक क्वेश्चन था जो केस स्टडी बेस्ड था, बैलेंस शीट बनी हुई थी, फिर एमसीक्यूज थे। ऐसा ही क्वेश्चन आपके अभी पेपर में भी आया, तो ऐसा ही क्वेश्चन वापस आ सकता है 6 मार्क्स का और 100% आएगा ही आएगा। तो आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन जो है उसके अंदर यही है कि इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड है, प्रो राटा फॉरफीचर रीइश्यू करने के बाद बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन आपको उठाने होंगे। इसके बाद हम डिबेंचर में आते हैं। डिबेंचर में एक टॉपिक जो हमने कवर नहीं किया था लास्ट डे, तो उसमें है आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर विद कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन की कंडीशन के साथ जब हम इशू करते हैं, रिडेम्पशन सिर्फ पार पे हो सकता है और प्रीमियम पे हो सकता है। तो डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं जब रिडेम्पशन पार पे होता है। तो एक टिप में अभी दे देता हूँ, रिडेम्पशन जब भी पार पे होता है तो हमारी जो नॉर्मल एंट्रीज होती है डिबेंचर्स की उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। लमसम वाली जो एंट्री होती है, 2 एंट्री, एक बैंक की और एक एप्लीकेशन अलॉटमेंट की, कोई भी उसमें चेंज आपको नहीं करना है। लेकिन जब रिडेम्पशन प्रीमियम पे होता है तब उसमें डेबिट में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आ जाता है और क्रेडिट में आ जाता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। वो सेम अमाउंट से आता है, तो ज्यादा कुछ नहीं, फिक्स पैटर्न पे ये काम करता है, ज्यादा कुछ इसमें माइंड नहीं लगाना होगा। तो ये टॉपिक आपको कवर करना होगा डे नंबर 7 में। इसके बाद आपका इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट डे आपको क्या उठाना है, नेक्स्ट डे आप अपन को उठाना है कॉमन साइज और कंपेरेटिव। देखो कॉमन साइज और कंपेरेटिव की जो स्टेटमेंट्स है वो आप ऑलरेडी देख चुके हो। हमने पहले कहा था कि आपको सारे स्टेटमेंट्स एक साथ देखने हैं, अब इनको बनाना है। तो इनके आप 2-2 क्वेश्चन करोगे तो इजीली ये कवर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आप बैलेंस शीट का कर लो, एक क्वेश्चन कर लो आप एसओपीएल का। सिमिलरली इसमें भी एक क्वेश्चन बैलेंस शीट का, एक एसओपीएल का कर लो, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी आधे घंटे का टॉपिक है कॉमन साइज और कंपेरेटिव, और इसमें अच्छे मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। फिर आप आ जाओ रेशियो पे। तो ये जो टाइम है डे 8 का, वो ज्यादातर हमको रेशियो में देना है। रेशियो में क्योंकि अगर आपको बैलेंस शीट पता है, क्योंकि अपन पहले ही कवर कर चुके हैं, और थ्योरी में अगर आपको ये पता है हेडिंग सब हेडिंग वाले क्वेश्चंस आपको पता है कि कौन सा आइटम किस हेडिंग में आता है, तो रेशियो में आपको क्या है, कम से कम टाइम लगेगा और ज्यादा से ज्यादा आप इसमें कर पाओगे। आपको सबसे पहले लिक्विड रेशियो में लेना है क्योंकि ये इजी होते हैं। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अंदर करंट एंड लिक्विड डीटी रेशियो, इसमें आ जाएगा करंट एंड क्विक रेशियो। फिर आ गया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसमें नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। काफी इजी इसके क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद आता है सॉल्वेंसी, ये थोड़ा सा टफ है, और एक्टिविटी रेशियो, दोनों थोड़े से टफ होते हैं। लेकिन आप कोशिश करना डे 8 में ज्यादा से ज्यादा टाइम हम रेशियो को दें और इसको 1 या आधे घंटे में इसको कंप्लीट करना है, ताकि ये पूरा टॉपिक आप एक दिन में कवर कर पाओगे। डे नंबर 9, डे नंबर 9 में आपको लेना है कैश फ्लो का टॉपिक। कैश फ्लो के अंदर वैसे फॉर्मेट आपको पता है, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आती है, फिर लास्ट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और फिर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एडजस्टमेंट करते हैं।
लेकिन जब आप सीखने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन उठाने, ये बहुत इजी रहेगा, आधे घंटे में आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगी। फिर आपको उठाना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थोड़ा सा इसमें ये टफ रहता है क्योंकि इसके अंदर आपको एक असेट अकाउंट और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट सीखना पड़ेगा। उसके बाद ये उसके बाद ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी इजी है अगर ये दोनों अकाउंट आपने कवर कर लिए। तो आपको क्या करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी को जल्दी जल्दी खत्म करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में थोड़ा ज्यादा टाइम देना है। लास्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिक्कत ये होती है, इसका एक फॉर्मेट है और वो काफी लेंथी फॉर्मेट है, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो वो फॉर्मेट आपको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करोगे तो एक दिन में ये एक्टिविटीज तीनों आप कंप्लीट कर सकते हो। आपको कैश फ्लो का फॉर्मेट तो ऑलरेडी पता है क्योंकि अपन ने पहले ही उसको पढ़ लिया था, तो आपको अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो डे नंबर 9 में आपको कैश फ्लो को देखना है। अगर आपका डे नंबर 9 तक हमने जो पढ़ा है, अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। अगर आपका नहीं हुआ तो डे नंबर 10 में आपको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों का डे नंबर 9 तक या उससे पहले कवर हो चुका है तो वो आ जाए अपने डिसोल्यूशन के चैप्टर पर। लास्ट में इसको हमने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें इसमें एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का और फिर वो बहुत उलझन भरा भी होता है, तो आप फालतू इसमें टाइम वेस्ट करोगे, इसलिए हमने लास्ट में रखा। अगर आपका कवर हो गया है तो आप इसको पढ़ो, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का एक तो फॉर्मेट कैसा होता है और उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती है, ये दोनों देखना है। वैसे फॉर्मेट अगर आप सीख गए तो जर्नल एंट्रीज करना कोई मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ राम अकाउंट, ठीक है। राम अकाउंट में ये डेबिट क्रेडिट है, इधर लिखा हुआ है ए, ये बी, ये अलग अलग ट्रांजेक्शन है, ये सी, ये डी। तो काफी सिंपल रहती है जब अकाउंट अपने को पता होता है तो एंट्रीज कैसे करनी है। जैसे इसमें एंट्रीज करनी है तो राम अकाउंट डेबिट टू ए हो जाएगा, फिर हो जाएगा राम अकाउंट डेबिट टू बी। अगर इधर की एंट्री करनी है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, सी अकाउंट डेबिट टू राम, डी अकाउंट डेबिट टू राम। इट्स वेरी सिंपल। तो आप क्या करोगे, पहले इसका रियलाइजेशन का फॉर्मेट याद रख लो, उसी के बेस पे हम एंट्रीज भी कर सकते हैं। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात आती है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के अलग अलग केसेस हैं, तो आप बुक पे देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर कैशबैक अकाउंट, वो बहुत ही सिंपल होता है, रियलाइजेशन के साथ कनेक्टेड है, तो आप उसको भी देख सकते हो। और इसका एक दो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अगर कर लोगे तो इजीली आपका ये चैप्टर हो जाएगा। हाँ, आपको क्या करना है, जो टफ टॉपिक्स है जैसा कि अपन ने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया, उन पे थोड़ा सा कम ध्यान देना है और जो इजी और एवरेज टॉपिक्स है उनको जल्दी करना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान उन पे देना है। क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए कम से कम टाइम में। तो अगर ये कंप्लीट आप 10 दिन में कर लेते हो या 10 दिन से पहले कर लेते हो तो बचे हुए दिन में आप रिवीजन करोगे। रिवीजन के अंदर आपको क्या करना है, बहुत ही डीप किसी क्वेश्चन में नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन के अंदर ये टॉपिक है, ये टॉपिक क्यों हो रहा है, आप 10 जगह यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो। आप एक एक आधे आधे मार्क्स के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जहां से मार्क्स आ सकते हैं वहां पर कवर करना है। डिबेंचर पढ़ो, कॉमन साइज कंपैरेटिव पढ़ो, बैलेंस शीट पढ़ो कंपनी की, एसओपीएल पढ़ो, हेडिंग सब हेडिंग के क्वेश्चंस करो, रेशियो में लिक्विडिटी रेशियो करो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पहले करो, इश्यू ऑफ शेयर्स की बेसिक एंट्रीज करना सीखो, बेसिक रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है, सारे बेसिक्स पहले कवर करते जाओ। देन अगर आपके पास टाइम रहता है तो फिर आप डीप क्वेश्चन के ऐसे उलझन भरे जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उसमें जाने की सोचो। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आई कंप्लीटली हैव फेथ इन दिस प्रोग्राम, और मुझे पता है कि आपके मार्क्स जो होंगे वो बहुत ही गजब के इम्प्रूव हो जाएंगे। आप खुद कहोगे कि सच में हमने जो 10 दिन में जो कवर किया है वो शायद हमने साल भर में भी कवर नहीं किया है।